हेलो बच्चों, आज हम लोग भारत की खोज के पाठ 6 का शेषांश पढ़ेंगे। पिछले अंश में जो हमने पढ़ा था उसके बारे में पहले पुनरावृत्ति कर देती हूँ। तो सबसे पहले उसकी पुनरावृत्ति कि इसमें जो है हिंदू और मुसलमान दोनों ही में समान रूप से सुधारवादी कार्य हुए, सुधारवादी आंदोलन हुए, जिसमें हिंदुओं में बड़े बड़े समाज सुधारक हुए थे, जैसे कि दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय आदि ने समाज में अनेक सुधारवादी आंदोलन चलाए और उन्होंने समाज में लोगों की दशा, जनता की दशा को सुधारने का प्रयास किया। इसके इसी संदर्भ में इसी समय स्वामी विवेकानंद जी भी हुए, जिन्होंने अपने गुरु भाइयों की सहायता से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और रामकृष्ण मिशन में भी जाति के भेद के पर कोई महत्व नहीं, जाति के भेद को, जाति भेद पर को बढ़ावा नहीं दिया गया है। उसमें सभी धर्म को एक जैसा माना गया है। सन 1893 ईस्वी में शिकागो में वे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। विवेकानंद ने भारत के दक्षिणी छोर से में कन्याकुमारी से हिमालय तक अपने सिद्धांतों को फैलाया। उन्होंने कन्याकुमारी से हिमालय तक सेतु यानी कि हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक उनके सिद्धांतों को, अपने सिद्धांतों का प्रसार किया। और 1902 में अत्यंत अल्प आयु में 39 वर्ष की अल्पायु में उनकी मृत्यु हो गई। विवेकानंद के समकालीन रविन्द्रनाथ ठाकुर हुए और उनके परिवार ने उस सुधारवादी आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया। मुख्य रूप से रविन्द्रनाथ जो है वे मानवतावादी व्यक्ति थे और ये बड़े ही संवेदनशील थे। इन्होंने लोगों की जो संकीर्ण विचारधाराएं हैं उनसे उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया। इसी समय गांधी जी भी हुए। गांधी जी विशेष रूप से आम जनता के आदमी थे, जो भारतीय किसान के रूप में थे। टैगोर मूलतः विचारक थे और गांधी जी अनवरत कर्मठता के प्रतीक थे। उस समय एनी बेसेंट का भी नाम बड़ा ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के अंतर्गत माना जाता है और बहुत सी बातें मुसलमान जनता में भी समान रूप से इसी प्रकार प्रचलित थी। इन दोनों ने अपने अपने तरीके से जनता में नई विचारधारा का संचार किया। श्रीमती एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली महिला थी। इन्होंने भारत में होम रूल चलाया, जिसका उद्देश्य अंग्रेज़ों से भारतीयों को आंतरिक स्वतंत्रता दिलाना था। सन 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय मुसलमान यह तय नहीं कर पा रहे थे कि वे घर किसे बनाएं, कौन से घर जाएं। अंग्रेज़ों ने उनके साथ अत्यधिक दमनपूर्ण रवैया अपनाया। सन 1820 में 1870 के आसपास 1870 के बाद संतुलन बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ी सरकार अनुकूल हो गई और इनमें सर सैयद अहमद खां जी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें यह विश्वास था कि ब्रिटिश सत्ता के सहयोग के बिना मुसलमानों की स्थिति जो है वो नहीं बदल सकती है और इसी कारण उन्होंने मुसलमानों की स्थिति को बेहतर करने के लिए अंग्रेज़ों का सहयोग किया, ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया और उन्होंने मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी जो भावना है उसको कम करने की कोशिश की। सर सैयद अहमद खां का प्रभाव मुसलमानों में उच्च वर्ग के कुछ लोगों तक ही सीमित था। 1912 में मुसलमानों के 2 नए साप्ताहिक निकले, उर्दू में अल हिलाल और अंग्रेज़ी में कॉमरेड। ये जो है अबुल कलाम आज़ाद का अलीगढ़ कॉलेज में सर सैयद खां से संबंध था और अबुल कलाम आज़ाद ने पुरातन पंथी
और राष्ट्र विरोधी भावना के गढ़ पर हमला किया, जिससे बुजुर्ग नाराज हुए, पर युवा पीढ़ी में एक उत्तेजना भर गई। अब हम आगे का अंश पढ़ेंगे कि सन 1912 भारत में मुस्लिम दिमाग के विकास की दृष्टि से उल्लेखनीय था। उस साल 2 नए साप्ताहिक निकलने शुरू हुए, उर्दू में अल हिलाल और अंग्रेज़ी में द कॉमरेड। अल हिलाल का आरंभ अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के वर्तमान सभापति ने किया। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सन 1912 में जो मुस्लिम लोगों का दिमाग था उसका विकास करने की दृष्टि से अनेक उल्लेखनीय कार्य हुए, जिसमें कि 2 साप्ताहिक निकाले गए, एक उर्दू में जिसका नाम था अल हिलाल और दूसरा अंग्रेज़ी में जिसका नाम था द कॉमरेड। अल हिलाल का आरंभ अबुल कलाम ने किया और ये अबुल कलाम आज़ाद ने किया, और ये उस समय तत्कालीन जो कांग्रेस थी उस कांग्रेस के वे सभापति थे। ये 24 वर्ष के प्रतिभाशाली नवयुवक थे जो 15 से 20 वर्ष की आयु में ही अपने अरबी और फारसी के ज्ञान और गहन अध्ययन के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। ये अत्यंत अल्प आयु में, युवा अवस्था में ही ये अपने ज्ञान के कारण, अरबी और फारसी भाषा में जो इनका ज्ञान था उसके कारण ये बड़े ही प्रसिद्ध हो गए थे। इनके साथ उन्होंने बाहर की इस्लामी दुनिया के बारे में जानकारी हासिल की और उन सुधारवादी आंदोलनों के बारे में भी जो वहाँ चल रहे थे, और इसके साथ साथ उन्होंने बाहर में जो सुधारवादी आंदोलन चल रहे थे उनके बारे में भी पता किया और उसको जानने की कोशिश की। इसके साथ उन्होंने बाहर के इस्लामी आंदोलनों के बारे में जानकारी ली जो बाहर के देशों में चल रही थी, और उन्होंने धर्म ग्रंथों की व्याख्या बुद्धिवादी दृष्टिकोण से की। वे इस्लामी देशों में किसी भी अन्य भारतीय मुसलमान की अपेक्षा अधिक प्रसिद्ध हुए। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वे इस्लामी देशों में दूसरे अन्य भारतीयों की अपेक्षा ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, और उनका दृष्टिकोण अधिक उदार और तर्कसंगत था। उनका दृष्टिकोण यानी कि नज़रिया, दृष्टिकोण यानी कि नज़रिया, दृष्टिकोण यानी कि नज़रिया, यानी उनको किसी भी चीज़ को उनकी देखने की जो शैली थी, देखने की क्षमता थी, ये जो है वो किस दृष्टि से देखते थे वो उसके बारे में कहा गया है कि उन्होंने धर्म ग्रंथों की व्याख्या बुद्धिवादी दृष्टिकोण से की, यानी कि रूढ़िवादी वे नहीं थे और अत्यंत कम उम्र के थे, जिसलिए इस कारण जो है उनकी सोच भी दूसरे तरह की थी, बुद्धिवादी दृष्टिकोण उनकी थी, और वे इस्लामी देशों में किसी अन्य भारतीयों की अपेक्षा विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए। अन्य भारतीयों की अपेक्षा इनको ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। उनका दृष्टिकोण अधिक उदार और तर्कसंगत था। उनकी जो शैली है, उनका नज़रिया था वो बड़ा ही उदार था, और वे तर्कसंगत ढंग से किसी भी चीज़ को देखते थे। माने वे किसी भी विचार के प्रति बहुत दकियानुसी विचार वो नहीं रखते थे। मतलब जो भी समाज में धर्म संबंधी बातें हैं उस पर तर्कसंगत ढंग से सोचते थे। इस कारण वे पुराने नेताओं में के सामंती संकीर्ण धार्मिकता और अलगाववादी दृष्टिकोण से दूर थे, और इसी कारण वे अन्य जो समाज में सामंती और संकीर्ण धार्मिकता से युक्त अलगाववादी लोग थे उनसे उनसे वे अलग थे। उनमें अपने इसी दृष्टिकोण के कारण वे अनिवार्य रूप से भारतीय राष्ट्रवादी थे, और अपने इस अलग तरह के दृष्टिकोण के कारण वे भारतीय राष्ट्रवादी माने गए। आज़ाद की शैली में उत्तेजना और तेजस्विता थी, गोकि कभी कभी वह फारसी पृष्ठभूमि के कारण कुछ कठिन प्रतीत होते थे। यहाँ पे ये बता रहा है कि उनकी इसी दृष्टि देखने की जो शैली थी इस प्रकार की,
उसके कारण उनकी शैली में बड़ी उत्तेजना थी और उनका जो व्यक्तित्व बड़ा ही तेजस्वी था। जबकि कभी कभी उनकी फारसी जो पृष्ठभूमि है इसके कारण वे बड़े ही कठिन प्रतीत हुए, यानी कि उनको समझना कठिन लगता था। नए विचारों के लिए उन्होंने नई शब्दावली का प्रयोग किया और उर्दू भाषा जैसी आज है उसे यह रूप देने के में उनका निश्चित योगदान है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो नए विचार थे, उन नए विचारों को व्यक्त करने के लिए उन्होंने नई शब्दावलियों का, नए शब्दों का प्रयोग किया। उर्दू भाषा का जो आज स्वरूप है उसको ये स्वरूप प्रदान करने में उनका विशेष महत्व है, उनका विशेष योगदान है। उनमें मध्ययुगीन पंडिताऊंपन यानी कि जो पंडिताऊंपन का मतलब होता है जो जैसे पंडित हैं और ये हैं ऊंचे जाति के हैं, ये जो भाव है उसको पंडिताऊंपन कहा जा रहा है। पंडिताऊंपन 18वीं शताब्दी की तार्किकता और आधुनिक दृष्टिकोण का विचित्र मेल था। उनमें जो मध्ययुगीन पंडिताऊंपन था, 18वीं शताब्दी की जो तार्किकता थी उसका एक विचित्र मेल था। मने वो रूढ़िवाद, पुरातनपंथी और नवीन दोनों का उनके अंदर समान सामंजस्य का उनके विचारों में था। अलीगढ़ कॉलेज में सर सैयद खां से उनका संबंध रहा था, लेकिन अलीगढ़ कॉलेज की परंपरा अलग थी और राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से वे रूढ़िवादी थी। रूढ़िवादी जो पिछली सोच को लेकर के उसी पे कट्टरता से उसी का पालन करते हैं, उसी को रूढ़िवादी सोच कहते हैं। रूढ़िवादी यानी कि पुरानी सोच पर बने रहना, पुराने जो विचार हैं। रूढ़िवादी का अर्थ है पुरानी सोच को पर बने रहना मतलब कि पर बने रहना, यानी कि जो समय के अनुसार ये अपने आप को नहीं बदलते हैं। रूढ़िवादी सोच जिनकी होती है समय के अनुसार ये नहीं बदलते हैं, जो इनकी पुरानी परंपरा चली आ रही है उसी को वो बनाए रखना चाहते हैं, ऐसी सोच को बोलते हैं रूढ़िवादी सोच। तो ये जो सर सैयद जी का वो कॉलेज था वो और वे जो है खुद रूढ़िवादी सोच के थे, उनकी दृष्टि जो है रूढ़िवादी थी। अपने विद्यार्थियों के सामने वे जो मुख्य लक्ष्य रखते थे वह था निचले दर्जे की सरकारी नौकरी में प्रवेश करना। तो उनके जो विद्यार्थी होते थे उनके सामने वो जो लक्ष्य रखते थे वे उनका लक्ष्य ये होता था कि निचले दर्जे के मतलब कि पदवी के हिसाब से निचले दर्जे की जो सरकारी नौकरी है उसमें प्रवेश करना, माने उसमें नौकरी पाना। इसके लिए सरकार समर्थक रवैया अनिवार्य था और इस कार्य के लिए सरकार का जो समर्थन था वो उसको समर्थन देते रहना अनिवार्य था। यदि सरकार को समर्थन देते रहेंगे तब उनको इस कार्य में सफलता मिलेगी और राष्ट्रवाद और विद्रोह के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। सर सैयद जी के विचारों से में किसी मतलब मुसलमान के लिए ब्रिटिश सरकार का विरोध करना या सरकार के प्रति विद्रोह की भावना रखने का कोई भी वो नहीं था, कोई मतलब उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। मतलब उनके लिए ये था कि वे न राष्ट्र विरोधी कार्य करेंगे न कुछ करेंगे, इसी में उनकी भलाई है, क्योंकि मुसलमानों की दशा को सुधारने में सरकार का साथ होना, सहयोग होना ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए उनको सरकार का साथ निभाना आवश्यक है। वे मानते थे कि सरकार का यदि हम सहयोग करेंगे तो सरकार हमारी दशा को, हम मुसलमानों की दशा को और बेहतर बनाने में सहयोग करेगी। तो अलीगढ़ कॉलेज का समुदाय अब नए मुसलमान बुद्धिजीवियों का नेतृत्व कर रहा था और कभी कभी प्रकट रूप से पर अधिकतर पर्दे के पीछे से लगभग हर मुसलमान आंदोलन को प्रभावित कर रहा था।
तो लेकिन उसमें ऐसा हुआ कि कुछ जो बुद्धिजीवी मुसलमान थे, यानी कि जो पढ़े लिखे थे, उनकी सोच थोड़ी विकसित थी, उनकी सोच जो थोड़ी मतलब आधुनिक थी। इसी कारण वे जो है कभी कभी सामने से विरोध करते थे इस सोच के, और कभी कभी पर्दे के पीछे से यानी छिपकर उनका विरोध करते थे उनकी सोच का, कि सरकार का साथ देना और सरकार का सहयोग करना जिससे कि मुसलमान की बेहतरी हो, तो इसका वे विरोध करते थे। मुस्लिम लीग की स्थापना मुख्य रूप से इन्हीं लोगों के प्रयास से हुई, और इस प्रकार जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ऐसे ही लोगों के कोशिश से हुई, उन्हीं के प्रयास से हुई। प्रयास यानी कि कोशिश, प्रयास का अर्थ है कोशिश, प्रयास यानी कि कोशिश, कोशिश, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अबुल कलाम आज़ाद ने इस पुरातन पंथी और राष्ट्र विरोधी भावना के गढ़ पर हमला किया। राष्ट्र विरोधी गढ़ जो ये जो सर सैयद जी का कॉलेज था, ये राष्ट्र विरोधी गढ़ था। तो इस पर जो है इन्होंने कहा कि ये जो पुरातन पंथी सोच, पुरातन पंथी माने पुराने ख्यालों को, पुरातन पंथी मतलब कि पुरानी सोच, पुरानी सोच से युक्त, पुरानी सोच से युक्त जो लोग थे उनको पुरातन पंथी कहते हैं। तो इन पुरातन पंथियों के और राष्ट्र विरोधी भावना रखने वालों का जो गढ़ था उस पर उन्होंने हमला किया। यह बात उन्होंने ऐसे विचारों के प्रसार के लिए किया जिन्होंने अलीगढ़ परंपरा की जड़ को खोद दिया। तो उन्होंने जो है अलीगढ़ की जो परंपरा थी कि मुसलमानों को सरकार का विरोध नहीं करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए, जिससे मुसलमानों की बेहतरी होगी, उनका विकास होगा। तो ये जो भावना थी इस पर उन्होंने जो है इसी पे उन्होंने मूल रूप से हमला किया और इस विचार को बदलने का प्रयास किया। इस युवा लेखक और पत्रकार ने मुस्लिम बुद्धिजीवी समुदाय में सनसनी पैदा कर दी। बुद्धिजीवी बोलते हैं पढ़े लिखे लोगों को, शिक्षित लोगों को। बुद्धिजीवी का अर्थ है शिक्षित लोग। बुद्धिजीवी का अर्थ है शिक्षित लोग। तो यहाँ पे कह रहे कि बुद्धिजीवी इस जो इनके जो इसका प्रभाव जो रहा वो जो मुस्लिम बुद्धिजीवी समुदाय था, समुदाय यानी वर्ग, समूह, समुदाय यानी समूह में सनसनी पैदा कर दी। समुदाय का अर्थ है समूह, समुदाय का अर्थ है समूह। तो यहाँ पे ये बता रहे कि जो मुस्लिम में जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसमें जो है एक तरह की सनसनी पैदा हो गई। यद्यपि बुजुर्गों ने उन पर भौहें चढ़ाई यानी कि वे क्रुद्ध हुए, उन्होंने गुस्सा किया। भौहें चढ़ाई यानी कि गुस्सा हुए वे, मतलब क्योंकि उनको नए विचार पसंद नहीं थे, वे पुरातन पंथी थे। पर युवा पीढ़ी के दिमाग में उनके शब्दों में ने उत्तेजना पैदा कर दी। लेकिन जो युवा पीढ़ी थे और जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, थोड़े शिक्षित लोग थे, उनके विचारों पर इनका प्रभाव पड़ा। यानी अबुल कलाम आज़ाद जी के विचारों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनके अंदर भी उत्तेजना जग गई। अब अंतिम अंश पढ़ेंगे, तिलक और गोखले। नेशनल कांग्रेस की जिसकी स्थापना सन 1885 में हुई थी, जब प्रौढ़ हुई तो एक नए ढंग का नेतृत्व सामने आया। प्रौढ़ होना मतलब कि जैसे उम्र दराज या थोड़ी उम्र बढ़ गई। तो यहाँ पे ये बता रहे कि नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, जब प्रौढ़ हुई तो एक नए ढंग का नेतृत्व सामने आया। कि ये जो कांग्रेस है जिसकी स्थापना हुई थी 1885 में,
तो जरा सा इसका जो इसकी उम्र मतलब इसकी जो स्थापना की के कुछ वर्ष जब बीत गए तो एक नए तरह का नेतृत्व सामने आया। ये लोग अधिक आक्रामक और अवज्ञाकारी थे। आक्रामक मतलब आक्रमण करने वाले, अवज्ञाकारी न मानना, अवज्ञा किसी बात को न मानना, अवज्ञाकारी यानी किसी बात को न मानने वाले, किसी बात को न मानने वाले, अवज्ञाकारी। ठीक है, तो इसका अर्थ है किसी बात को न मानने वाले जो लोग थे अवज्ञाकारी, तो उनके लिए कहा गया है कि आक्रामक और अवज्ञाकारी थे और बड़ी संख्या में निम्न मध्य वर्ग, विद्यार्थी और युवा लोगों के प्रतिनिधि थे। और ये जो लोग थे ये निम्न वर्ग के और जो युवा थे और जो विद्यार्थी थे उनके ये नेतृत्व करने वाले थे, उनका ये प्रतिनिधित्व करते थे। बंगाल विभाजन के विरोध में जो शक्तिशाली आंदोलन हुआ था उसमें इस प्रकार के कई योग्य और ओजस्वी नेता उभर कर आए। बंगाल का जो आंदोलन हुआ, बंगाल विभाजन के समय जो इसका बंगाल विभाजन के विरोध में जो शक्तिशाली आंदोलन हुआ, बंगाल विभाजन जो हुआ उसके प्रति जो आंदोलन हुआ, तो उसमें इस प्रकार के कई योग्य और ओजस्वी नेता उभर के आए। उस आंदोलन में बहुत सारे योग्य और ओजस्वी यानी तेजस्वी जो नेता हैं वे उभर कर सामने आए, लेकिन इसके सच्चे प्रतीक महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक थे और उन नेताओं में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम है बाल गंगाधर तिलक जी का। पुराने नेतृत्व के प्रतिनिधि भी कम उम्र के मराठा सज्जन गोपाल कृष्ण गोखले थे। वे करें पुराने नेतृत्व के प्रतिनिधि भी कम उम्र के मराठा सज्जन गोपाल कृष्ण गोखले थे। जो पुराना नेतृत्व था उसके भी प्रतिनिधि गोपाल कृष्ण गोखले जी ही थे। क्रांतिकारी नारे हवा में गूंज रहे थे और संघर्ष अनिवार्य था, यानी कि चारों तरफ क्रांति का वातावरण था और जिसके कारण संघर्ष होना अनिवार्य था। इस संघर्ष को बचाने के लिए कांग्रेस के बुजुर्ग नेता दादा भाई नौरोजी, जिन्हें राष्ट्रपिता समझा जाता था, अपने अवकाश प्राप्त जीवन में से वापस लाए गए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये संघर्ष छिड़ गया था, इस संघर्ष होने वाला था, उस संघर्ष को बचाने के लिए कांग्रेस के जो बुजुर्ग नेता था, बुजुर्ग यानी कि जो उम्र दराज होते हैं, ज़्यादा उम्र वाले होते हैं, उनको बुजुर्ग कहा जाता है। तो बुजुर्ग नेता थे दादा भाई नौरोजी, उनको जो अवकाश प्राप्त कर चुके थे तो उनको सामने लाया गया, जिससे जो है इसका विद्रोह कम हो सके, उसमें जो संघर्ष है उसको कम किया जा सके। बचाव थोड़े ही दिन के लिए हुआ और 1907 में संघर्ष फिर हुआ, परंतु जब ये आए बुजुर्ग नेता दादा भाई नौरोजी तो कुछ दिन के लिए बचाव हुआ, संघर्ष जो है कम हुआ, परंतु कुछ दिनों के बाद फिर से यह संघर्ष फिर से शुरू हो गया। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि संघर्ष फिर से हुआ जिसमें पुराने उदार दल की जीत हुई, और इस संघर्ष में जो उदार दल था उस दल की इसमें जीत हुई इस संघर्ष में। पर इसमें संदेह नहीं कि राजनीतिक दृष्टि से सजग भारत की बहुसंख्यक जनता तिलक और उनके समुदाय के पक्ष में थी। लेकिन जीत भले ही उसकी हो, पुराने उदार दल की जीत हो, परंतु ज़्यादातर जो है लोग, बहुसंख्यक लोग इसमें तिलक के साथ थी, तिलक के पक्ष में थी, उनके समुदाय के पक्ष में थी। कांग्रेस का महत्व काफ़ी कुछ घट गया
तथा बंगाल में हिंसक गतिविधियां सामने आ गई। और इस प्रकार तिलक का जो महत्व था धीरे धीरे उस समय कम हो गया, क्योंकि ये संघर्ष जो छिड़ गया था और फिर से जो है बंगाल में एक हिंसक गतिविधि सामने आ गई। और इस प्रकार पाठ समाप्त हुआ। अभी थोड़ा सा सारांश बताने के बाद मैं जो है प्रश्नों को करवाऊंगी। पहले संक्षेप में थोड़ा सा बता दे रही हूँ सारांश, कि इसमें प्रश्न के माध्यम से इसकी थोड़ी सी पुनरावृत्ति करा रही हूँ। अंग्रेज़ों के समय में भारत में कौन से दो मुख्य विभाग थे? अंग्रेज़ों के समय भारत में कौन से दो मुख्य विभाग थे? इसमें मालगुजारी और पुलिस। मालगुजारी और पुलिस। प्रत्येक जिले में प्रमुख पद क्या घोषित हुआ? प्रत्येक जिले में प्रमुख पद कौन सा घोषित हुआ? प्रत्येक जिले में प्रमुख पद घोषित हुआ कलेक्टर का। प्रमुख पद घोषित हुआ कलेक्टर का। अब अगला प्रश्न है, इस समय बंगाल कितने वर्षों से अंग्रेज़ के चंगुल में था? इस समय बंगाल कितने वर्षों से अंग्रेज़ के चंगुल में था? 50 वर्षों से। ठीक है, इसका उत्तर है 50 वर्षों से अंग्रेज़ के चंगुल में था। राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा पर रोक लगाई? राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा पर रोक लगाई? इसका उत्तर आप सभी जानते हैं, इसका उत्तर है सती प्रथा। चौथा प्रश्न है कि 5वां प्रश्न है, भारतीय द्वारा संपादित पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? भारतीय द्वारा संपादित पहला समाचार पत्र कब प्रतिपादित हुआ? इसका उत्तर है भारतीयों द्वारा संपादित पहला समाचार पत्र सन 1818 ईस्वी में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई आपके इसमें 1885 में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई 1856 में। ठीक है। अब अगला जो है प्रश्न है, प्रथम राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की? राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की? इसका उत्तर है राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? मुस्लिम लीग की स्थापना की अलीगढ़ कॉलेज के मुसलमान बुद्धिजीवियों ने इसकी स्थापना की। अब अगला प्रश्न आपसे आप पर चर्चा करूँगी। जैसे कि पहला प्रश्न है, अब अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना के बाद भारत में कैसी अव्यवस्था बढ़ गई? भारत में कैसी अवस्था हो गई? तो इसका उत्तर है कि अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बाद भारत एक ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के साथ जुड़ गया जिसका संचालन भारत देश के बाहर इंग्लैंड में होने लगा। भारत अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बाद भारत एक ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के साथ जुड़ गया जिसका संचालन भारत देश के बाहर इंग्लैंड में होने लगा। अगला प्रश्न इसका है कि अंग्रेज़ों का लक्ष्य क्या था? अंग्रेज़ों का लक्ष्य क्या था? इसका उत्तर इस प्रकार है, अंग्रेज़ों का लक्ष्य था लगान के रूप में भारतीयों से अधिक मात्रा में टैक्स वसूलना और
मुनाफा कमाना। अंग्रेज़ों का उसूल था कि लगान के रूप में भारतीयों से अधिक मात्रा में टैक्स वसूलना और उसका मुनाफा कमाना। अब कैपिटेशन चार्ज क्या है? कैपिटेशन चार्ज क्या है? इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना के एक हिस्से का प्रशिक्षण खर्च भारत को उठाना पड़ता था। इसे कैपिटेशन चार्ज कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश सेना के एक हिस्से का प्रशिक्षण खर्च भारत को उठाना पड़ता था। इसे कैपिटेशन चार्ज कहते हैं। शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।